हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टू द पॉइंट जीके में सब लोगों का स्वागत है। आज फिर हम हाजिर हैं नई करंट अफेयर नवंबर 2020 के साथ। तो इससे पहले हमने करंट अफेयर डिस्कस की, एक हमने इंडिया के मैप से रिलेटेड एक वीडियो डिस्कस की थी। तो उसके बाद में ना कई दोस्तों के क्या हुआ कि कई दोस्तों के कमेंट आए हैं, कई दोस्तों के मैसेज आए हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि सर कुछ शॉर्ट ट्रिक भी साथ में लेके आओ ताकि हम उसको जल्दी याद कर सके। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बिल्कुल सच बता देता हूं कि एक्चुअल में शॉर्ट ट्रिक कुछ होता ही नहीं है। शॉर्ट ट्रिक जो सबसे अच्छी जो शॉर्ट ट्रिक है ना, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपना जो फील किया है, जो देखा है, तो सबसे अच्छी जो शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों वो है रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज। तो रिवीजन से अच्छी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। बहुत सारे YouTube चैनल पे बोलते हैं कि एक शॉर्ट ट्रिक चैनल में वो एक शॉर्ट ट्रिक से आप पूरी जीके याद करें, एक शॉर्ट ट्रिक से आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो दोस्तों उसका केवल एक ही मतलब है कि आप ना उसको भी क्या होगा, आपके दिमाग में हो जाएगा कि हाँ ये शॉर्ट ट्रिक है, उसको भी आप मेमोराइज ही करोगे तभी याद होगा। तो उस चीज को दिमाग से निकाल के है ना शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो दोस्तों। क्यों? शॉर्ट ट्रिक आप एक चीज याद कर लोगे, फिर एक चीज, तो ये शॉर्ट ट्रिक आखिर में करके 100-200 शॉर्ट ट्रिक हो जाएंगी, उससे आपको कुछ याद नहीं रहेगा, खासकर एग्जाम टाइम में। उसके बाद कुछ दोस्तों का कमेंट आए थे कि सर आप वन लाइनर क्वेश्चन भी लेके आओ। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि वन लाइनर है ना, वन लाइनर भी वही शॉर्ट ट्रिक है। क्यों? अब एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में वो नहीं आना होता है। एग्जाम में या तो ऑप्शन चेंज कर देगा या कोई उसमें स्टेटमेंट चेंज कर देगा। तो दोस्तों उन चीजों से थोड़ा सा बाहर निकल के आओ, और जो डिस्कस कर रहे हैं ना, हम डिस्कस कर रहे हैं लिंक करना, उसको डाइवर्सिफाई करना टॉपिक को, कि कोई एक टॉपिक है तो उसको हम क्या करेंगे, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सब चीजें डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो वही आप चीजों को आप लोगों को भी करना है ना, स्टार्ट कर देना है, ताकि आपका दिमाग भी ऐसे चलने लग गया ना, उस चीज को लिंक करना या उस चीज को एक गहराई में जाना। जिस तरह हमने लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था, कुछ क्रांतियां डिस्कस की थी। उस क्रांतियों में क्या था, हमारे में एक क्रांति का जो न्यूज में था वो था हमारा कोई ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड था। उससे फिर हमने क्या किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर इंडिया में कौन है, MS स्वामीनाथन है। वर्ल्ड लेवल पे कौन है, नॉर्मन बोरलॉग है। फिर उसके साथ में हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन दूध से रिलेटेड देखी, वर्गीस क्यूरियन जिसको बोलते हैं फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, सफेद क्रांति का। फिर उसके साथ में हमने ब्लैक देखी, ब्लू देखी, राउंड देखी, राउंड जो रिवॉल्यूशन थी हमारी पोटैटो से थी। तो ये चीजें एक न्यूज में था, एक करंट में था, उसके साथ में हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए ताकि कोई चीज हमारे से छूटे नहीं। तो ऐसे आप लोगों को भी डिस्कस करना है, आप लोगों को भी रिवाइज करना है। और रिवीजन का भी है ना दोस्तों, एक मैं सबसे अच्छा तरीका बता देता हूं। यदि आप लोगों का ग्रुप, यदि किसी स्टूडेंट का 2-3 लोगों का यदि ग्रुप है ना, तो उसमें रिवीजन करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि यदि तीन बंदों का यदि कोई ग्रुप है तो ना आप कोई भी 300 क्वेश्चन या 300 टॉपिक्स जो आपने यदि सिलेक्ट कर लिए, तो उसमें से क्या करना है, 100 टॉपिक ये करेगा, 100 टॉपिक ये करेगा और 100 टॉपिक ये करेगा, और उन्हीं को ना आपस में रिवाइज 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 रिवाइज। तो इसमें है ना आपको कम टाइम लगेगा और आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरह की आप कुछ शॉर्ट ट्रिक अपनाओ रिवीजन करने की, न कि आप कोई फैक्चुअल डेटा पे विश्वास करो, तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहने वाला। तो ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। और फिर रिवीजन का, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी किया था, हमने मेजर पोर्ट किए थे। तो मेजर पोर्ट किए थे तो उसको है ना आपको दिमाग में रखना है कि हमने, जैसे मैं आपको एक बार जस्ट रिवाइज करवा देता हूं मेजर पोर्ट को। तो मेजर पोर्ट हमने जो इंडिया के किए थे, सबसे पहला क्या था, कांडला गुजरात में। एक साइड से देख लो, वेस्टर्न साइड के, फिर ईस्टर्न साइड की। जो कांडला गुजरात था, इसको ना पार्टीशन ऑफ चाइल्ड भी बोलते हैं, चाइल्ड ऑफ पार्टीशन बोलते हैं। तो इसको चाइल्ड ऑफ पार्टीशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, उस टाइम हमारे को ये बनाना पड़ेगा था। क्योंकि पहले हम यूज करते थे पूरा पाकिस्तान का जो था पूरा कंबाइन था, तो उसमें जो कराची पोर्ट था वो ज्यादा यूज होता था। जैसे ही पार्टीशन हुआ हमने अपना यहाँ पे इंपोर्टेंट बना दिया कांडला पोर्ट। उसके बाद में मुंबई हो गया, मुंबई जो है, फिर हमारा जवाहरलाल नेहरू है जो नेवा सेवा बोलते हैं, तो ये जवाहरलाल नेहरू का है, दोनों महाराष्ट्र में है। फिर मारमागोवा गोवा में है, फिर अपना मैंगलुरु कर्नाटका में है, और फिर अपना कोचीन है जो केरला में है।
तो दोस्तों ये साइड के रिवाइज हो गए। इसी तरह विजुअल माइंड मैप हर टाइम लेके चलो, हर टाइम माइंड मैप से स्टार्ट करो। कोई भी रिवाइज करना है या कोई भी जीके करनी है। इस साइड हमने देखा पहले हमारा कोलकाता का था रिवराइन पोर्ट, उसके बाद में हमने देखा नीचे पैरादीप का उड़ीसा में एक पोर्ट, उसके नीचे हमने देखा आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जो डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया हमने बताया था दोस्तों। उसके नीचे फिर क्या था चेन्नई, उसके नीचे एन्नोर जो हमारा एकमात्र प्राइवेट मेजर पोर्ट था, और सबसे नीचे कौन सा था तूतीकोरिन जो हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट था। तो ये हमारे 12 के 12 मेजर पोर्ट क्लियर हो गए। कभी भी एग्जाम में आएगा तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। एक जो पोर्ट और बच गया जो मेजर पोर्ट है वो हमारा उस दिन शायद हमने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन ये वैसे ज्यादा पूछते नहीं है, वो हमारा कौन सा पोर्ट ब्लेयर जो पोर्ट है अंडमान निकोबार में दोस्तों। तो इस तरह ना थोड़ा सा माइंड से मैथ की सहायता से यदि कोई चीज करने की कोशिश करोगे ना, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी फ्लो चार्ट वगैरह बना सकते हो किसी भी चीज का। जैसे हमने बनाया हमारे राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट के बाद में प्रेसिडेंट की क्या क्या उसमें आर्टिकल से रिलेटेड 1-2 पॉइंट आ गए, क्या क्या उसकी पावर है रिलेटेड उसका आ गया, क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन होती है, योग्यता होती है, कैसे उसको हटाया जाता है, कैसे फिर उसको रिजाइन देना है, कैसे। तो इस तरह की चीजें लिंक करने की कोशिश करो हर एक चीज को। तो दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक है ना दोस्तों हम जो डिस्कस करेंगे वही अपना जो चैनल का जो आपके अपने चैनल का जो लोगो है टू द पॉइंट जीके। तो हम बिल्कुल अपना स्टार्ट करते हैं वही हर बार की तरह, बिल्कुल भी टाइम न खराब करते हुए। तो जो सबसे पहला जो करंट जो टॉपिक है जो नवंबर में बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था और आप लोगों ने भी उसको देखा होगा, और वो था यूएस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन। क्या था दोस्तों यूएसए के प्रेसिडेंट का इलेक्शन। तो सब लोग जानते हैं, नाम जानते हैं कि जो बाइडेन थे वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं, और वाइस प्रेसिडेंट हमारे लिए थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो लेडीज है, वो भारतीय मूल की है और वो है कमला हैरिस। तो दोनों के दोनों पॉइंट बड़े याद रखने हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, चाहे प्रेसिडेंट है चाहे वाइस प्रेसिडेंट है, कौन सी पार्टी से थे, तो ये थे दोस्तों डेमोक्रेटिक पार्टी से। जो डेमोक्रेट्स जो पार्टी थी ना दोस्तों, डेमोक्रेटिक पार्टी उससे थे। और इससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में डाल सकते हैं। और इसका क्या था इनका सिंबल, और इनका सिंबल क्या था दोस्तों, इनका सिंबल था डोंकी। डोंकी बोले तो गधा, इनका पार्टी का सिंबल था। और वही यदि हम इसकी ओपोजिशन की बात करें, इसकी ओपोजिट की बात करें दोस्तों, तो वो पार्टी थी कौन सी, रिपब्लिकन पार्टी थी दोस्तों। तो जो रिपब्लिकन जो पार्टी थी ना दोस्तों, उसका जो सिंबल था ना वो था हमारा एलिफेंट। एलिफेंट था दोस्तों यानी हाथी। तो ये हाथी और गधा थोड़ा सा याद रखना है। अब आप लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर हमारे को यूएस नहीं इंडिया के प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो कुछ मैं 3-4 डिफरेंस बताऊंगा जो इंडियन प्रेसिडेंट और यूएस प्रेसिडेंट के बीच में है। कई बार एग्जाम में ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन डाल देते हैं। तो जो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है दोस्तों वो क्या है, जो यूएस का प्रेसिडेंट है ना वो है मोर और लेस डायरेक्ट इलेक्ट होता है वो। क्यों, क्योंकि वहां की जो जनता है ना वो वहां की जनता सीधा वोट डालती है और उसी के हिसाब से है ना वहां का प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। स्टेट वाइज जो काउंटिंग होती है और फिर फाइनली रिजल्ट होता है। लेकिन हमारे एरिया में क्या है दोस्तों, हम डायरेक्ट वोट तो डालते हैं एमएलए और एमपी को, चाहे वो स्टेट के हो, चाहे हमारे जो सेंटर के जो एमपी हैं वो, और चाहे हमारे दिल्ली के, न्यू दिल्ली के और पुडुचेरी के, उनके भी जो एमएलए हैं जिनको हम डायरेक्ट वोट डालते हैं, वो सब मिलके फिर है ना फिर हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट के लिए वोट डालते हैं। तो हमारे इंडिया में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होता है दोस्तों। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और वहां पे डायरेक्ट होता है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है जो यूएस का प्रेसिडेंट है ना दोस्तों, ये किस किस का वो है, ये हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है दोस्तों। ये हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, ये हम इंडिया से समझेंगे क्योंकि इंडिया का जो प्रेसिडेंट है ना दोस्तों वो ओनली हेड ऑफ स्टेट है। क्योंकि हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है इंडिया में, वो होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट का मतलब क्या हो गया कि वो केवल है ना मोहर का काम करता है। सारे के सारे काम, जितने भी एग्रीमेंट है, जितने भी हमारे काम है, सभी है ना हमारे राष्ट्रपति के रेफरेंस में होते हैं। फाइनल मोहर राष्ट्रपति की होती है, लेकिन वो होता किसकी बेस पे है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है विद हेडेड बाय, यानी उसको लीड कौन करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर।
तो कहने का मतलब क्या हो गया, हमारा हेड ऑफ जो गवर्नमेंट है ना दोस्तों वो होता है प्राइम मिनिस्टर, और हेड ऑफ स्टेट होता है हमारा प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट का आपको पता भी होगा ये एक हेड ऑफ अपना आर्म्ड फोर्सेस भी होता है, तीनों सेनाओं का जो हेड है ना वो भी हमारा प्रेसिडेंट ही होता है। बात भी कई बार छोटे एग्जामों में डाल देते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमारे जो यूएस के जो प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है ना दोस्तों वो होता है 4 ईयर का, और ये है ना एक बार री इलेक्ट हो सकता है। कहने का मतलब यूएस सिटीजन है ना वो केवल 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है यूएसए में। बट दोस्तों जो इंडिया में है 5 साल का जो टाइम पीरियड होता है, बट यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। कहने का मतलब इंडियन सिटीजन कितनी भी बार प्रेसिडेंट बन सकता है दोस्तों। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये किसी लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता दोस्तों, नो लेजिस्लेचर, यानी किसी लेजिस्लेचर का ये पार्ट नहीं होता है। जैसे यहां से समझ में आएगी बात, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है दोस्तों ये हमारे पार्लियामेंट के पार्ट यानी हिस्सा होता है। कैसे, एक हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा, और थर्ड वन है अपने प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा तीनों को मिला के ही पार्लियामेंट बनती है। ये कंफ्यूजन आपका अपना दूर कर लेना है बिल्कुल। उसके बाद में क्या होगा, अब हमने इलेक्ट कर लिया, सारे काम कर लिए, तो इसको हटाने का भी कुछ प्रोसेस होगा। तो हटाने का है ना दोनों यूएसए में और इंडिया में भी सेम प्रोसेस है, उसको बोलते हैं इम्पीचमेंट यानी महाभियोग। तो जो महाभियोग का जो प्रोसेस है ना दोस्तों वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है ना वो है आर्टिकल 61 में। तो आर्टिकल 61 में क्या है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी उसको हटाने का प्रोसेस, यानी जो 2/3 मेजोरिटी होती है, स्पेशल मेजोरिटी में जो वहां पे जो एमपी हैं उनके वोट डलते हैं और उसको हटाने का प्रोसेस होता है दोस्तों। इसमें एक और कंफ्यूजन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि एक ना हमारा अमेंडमेंट जो था, संशोधन था 61, तो ये संशोधन अमेंडमेंट में और अनुच्छेद आर्टिकल में कंफ्यूज नहीं होना। 61 में जो संशोधन था ना इसमें 21 साल जो पहले जो वोटर की जो एज होती थी ना उसको घटा के 18 साल कर दिया है। यानी आज के दिन जो एक वोटर की जो एक वोट डालने के लिए एलिजिबल होता है ना तो वो क्या होता है 18 साल का वो हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है। तो ये 61 अमेंडमेंट के तहत की थी दोस्तों। उसके अलावा जो आजकल एक बड़ा इंपॉर्टेंट और करंट में एक टॉपिक चला हुआ है और वो क्या है, किसान बिल यानी फार्मर बिल। यानी वो जो बिल आए थे ना दोस्तों वो आए थे अध्यादेश के द्वारा। तो जो अभी जो अध्यादेश जो आया था ना वो अध्यादेश भी अपने राष्ट्रपति ही लेके आते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उस टाइम पार्लियामेंट में सेशन नहीं होता है। तो उस सेशन विदाउट मतलब नो सेशन के टाइम पे ना बहुत इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक होता है जो पूरी पब्लिक से रिलेटेड होता है तो वो है ना ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश के तहत आता है। तो ये आता किसके तहत है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मतलब प्रोविजन है, तो ये हमारे इसमें आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में 1, 2, 3 123। तो 123 जो आर्टिकल है दोस्तों इसमें है ना प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेके आता है या फिर जो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेके आती है, फाइनल साइन प्रेसिडेंट के होते हैं। इसी से रिलेटेड यदि हम बात करें स्टेट में, क्यों, क्योंकि कई बार जरूरी स्टेट में भी हो जाता है एक अध्यादेश लेके आना, तो उस स्टेट में है ना गवर्नर के पास पावर होती है और वो गवर्नर के पास जो पावर होती है दोस्तों वो होती है आर्टिकल 213। यानी यहाँ पे 1, 2, 3 और 2 आगे आ गया, 2, 1, 3 है ये गवर्नर का। तो ये है स्टेट में ऑर्डिनेंस लेके आने का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो बात थी हमारी यूएस प्रेसिडेंट की और इंडियन प्रेसिडेंट की, कुछ एक्स्ट्रा बातें थी जो हमने डिस्कस की। उसके बाद में हम एक छोटा सा इसमें और देख लेते हैं, क्योंकि अभी पीछे ना रिवाइज की थी प्रेसिडेंट की सैलरी, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी जो पहले होती थी। तो उसके बाद में है ना अब जो लेटेस्ट जो फिगर है ना दोस्तों वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी है ना दोस्तों वो है हमारी 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए प्रेसिडेंट की है, वाइस प्रेसिडेंट की है 4 लाख रुपए और गवर्नर ऑफ स्टेट की होती है 3.5 लाख रुपए। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और यदि सीजीआई की हम बात करें, सीजेआई की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो इनकी कितनी है 2.8 लाख यानी 2,80,000 रुपए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, इस तरह की बातें भी कई बार पूछ लेते हैं। इसके अलावा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है जो अभी लेटेस्ट तो चेंज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, है ना। पहले एक मिनिस्ट्री होती थी जिसको हम बोलते थे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग यानी जहाज रानी मंत्रालय। तो उस जहाज रानी मंत्रालय को ना उसको चेंज करके है ना उसका नाम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है और क्या कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो हमने है ना पोर्ट्स, मेजर पोर्ट हमने पूरे डिस्कस कर लिए। तो उसके इस रिलेटेड इसको मिनिस्ट्री का नाम भी याद रखना कि इसका एक्सटेंड करके नाम क्या कर दिया।
उसके बाद दोस्तों एक और पीछे न्यूज में रहा था अभी हमारा, जो क्या था, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है दोस्तों, ये कौन है, ये हमारे प्रेजेंट टाइम में है सुनील अरोड़ा। तो ये इसके अलावा एक बात जो याद रखनी है ना, वो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन का प्रोविजन हमारे संविधान में कहां पे है, तो ये है हमारा आर्टिकल 324 यानी 324। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इसलिए हम साथ में लेके चल रहे हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा कंफ्यूजन नहीं हो कि कौन से आर्टिकल में क्या है, कौन से आर्टिकल में क्या है। हम पूरी अलग से वीडियो भी लेके आएंगे पॉलिटी की, नो डाउट, जिसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। बट एक बार हम साथ साथ में लेके चल रहे हैं ताकि हम इसको डाइवर्सिफाई कर सके कि हर चीज से इसको रिलेट करके और आपको बता सके। तो हमारा जो चीफ इलेक्शन कमीशन है ये हमारे सुनील अरोड़ा, और ये आर्टिकल में है 324 में दोस्तों। इसके बाद हमने जो पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था एआई क्या है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने इसकी पूरी डिटेल बताई थी। इसके फादर कौन बताए थे, जॉन मैककार्थी। तो जॉन मैककार्थी इसके फादर हैं, लेकिन इससे रिलेटेड है ना थोड़ा सा हम इसकी और गहराई में चले जाते हैं ताकि कोई क्वेश्चन हमारा छूटे नहीं किसी प्रकार से भी। और वो क्या है, वो है हमारी कंप्यूटर जनरेशन, यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कहने का मतलब क्या है कि पहले कंप्यूटर कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे उसकी जनरेशन बढ़ती गई टाइम के साथ। तो जो फर्स्ट जनरेशन थी ना दोस्तों, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी, उसमें दोस्तों यूज होता था हमारा वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, तो वैक्यूम ट्यूब का साइज बहुत बड़ा था, कैपेसिटी बहुत कम थी। तो एक पहले जो कंप्यूटर होते थे, एक पूरे बड़े कमरे जितना एक कंप्यूटर होता था। बट अब क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम के साथ ही अपग्रेड होता गया। तो उसके साथ में उसके बाद में है ना जो सेकंड जनरेशन आई ना, सेकंड जनरेशन में दोस्तों हमने यूज कर दिया ट्रांजिस्टर। तो जो ट्रांजिस्टर यूज किया, इससे क्या हुआ, इससे साइज थोड़ा सा घट गया, कैपेसिटी थोड़ी सी और बढ़ गई। उसके बाद में जो हमारी जो थर्ड जनरेशन थी ना दोस्तों, इसमें हमने क्या यूज कर दी, आईसी, यानी इंटीग्रेटेड चिप आईसी। और उसके बाद में हमने जो हमारी जो फोर्थ जो जनरेशन है ना दोस्तों, इसमें हमने क्या यूज किया, इसमें दोस्तों हमने यूज कर दिया माइक्रो प्रोसेसर। तो जो माइक्रो प्रोसेसर से फिर और साइज और घट गया और कैपेसिटी हमारी और बढ़ गई। यदि इसकी हम टाइम पीरियड की बात करें तो ये हमारे है ना 40 से लेके 55 के अराउंड था फर्स्ट जनरेशन में। फिर हमारा जो 55 से लेके 65 के अराउंड, और फिर हमारा 65 से लेके 75 के 78 कुछ भी लगा लो दोस्तों इसके अराउंड। फिर हमारा जो 75 से लेके और 2010 के अराउंड लगा लो दोस्तों फोर्थ। उसके बाद में और आज तक करंट में दोस्तों जो फिफ्थ जनरेशन है ना, वो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये दोस्तों आपको बिल्कुल दिमाग में रखने हैं, बहुत एग्जामों में डाल देते इस तरह के क्वेश्चन, तो इनसे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हमारा था और वेरी वेरी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसके बाद में जो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, उसमें ना अभी पीछे एक अपने नवंबर के महीने में एक जो डांस है ना, क्लासिकल डांस, ये काफी न्यूज में था। और यदि बड़ी बात आ गई यदि एक क्लासिकल डांस का यदि अपने पास कोई नोटिस हमने यदि करंट में डाल दिया, तो हम डिस्कस करेंगे सारे क्लासिकल डांस। तो क्लासिकल डांस और साथ में हम एक दो फोक डांस भी देखेंगे। फोक डांस और क्लासिकल डांस में दोनों में दोस्तों अंतर क्या है। क्लासिकल जो डांस होता है ना, वो अपने आप में क्या है, एक उसकी जो प्रोफेशनल तरीके से जो प्ले किया जाता है वो होता है क्लासिकल डांस। और जो फोक डांस होगा ना दोस्तों, वो होता है रीजन वाइज, वहां के रीजन के अकॉर्डिंग जो म्यूजिक होगा, जो डांस होगा, उसी के मतलब एक स्पेसिफिक एरिया वाइज जो डांस होते हैं वो फोक डांस होते हैं। जो क्लासिकल डांस में दोस्तों जो इंपॉर्टेंट जो अपने डांस है ना, वो हमारा सबसे पहला अपना भारतनाट्यम। कौन सा दोस्तों, ये हमारा भारतनाट्यम। दोस्तों जो भारतनाट्यम है ना, ये हमारा तमिलनाडु का। तो ये तमिलनाडु का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। उसके बाद में दो इंपॉर्टेंट जो डांस है ना दोस्तों, वो है केरला से। और केरला के है ना, एक है कथकली, एक कौन सा है, एक हमारा कथकली एंड एक हमारा मोहिनी अट्टम। कौन सा दोस्तों, मोहिनी अट्टम। तो जो मोहिनी अट्टम और ये दोनों है ना, ये दोनों के दोनों केरला से रिलेटेड है दोस्तों। तो ये दोनों के दोनों बिल्कुल बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछ जाते हैं। उसके बाद में जो बचा है हमारा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी भी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो ये जो है कुचिपुड़ी है दोस्तों, ये हमारा आंध्र प्रदेश से। ये कहां से है, ये दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश से। और इसके बाद में एक और बस्ताना इंपॉर्टेंट, वो हमारा सत्तरिया आसाम। कौन सा दोस्तों, ये हमारा सत्तरिया आसाम।
तो ये याद रखने हैं 4-5 जो क्लासिकल डांस हैं। इसके अलावा जो फोक डांस है ना, फोक डांसों में से 2-3 पूछते हैं। देखो अब आप बोलोगे सर इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक याद नहीं होंगे। दोस्तों ऐसे याद नहीं होंगे, किसी को नहीं होते, हमारे को भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम इसको बार बार रिवाइज करते हैं। अब आपके दिमाग में आया भारतनाट्यम, भारतनाट्यम में आया तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में आपको हमने जितना डिस्कस किया ना वो एक बार जस्ट रिमाइंड जरूर कर लेना है कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था। मेजर कोड डिस्कस किया था। आगे जो हमारी जो वीडियो आती जाएंगी उसमें हम कोई माउंटेन डिस्कस करेंगे, रिवर डिस्कस करेंगे, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आती आएंगी तो वो आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। आपको इसकी पोजीशन, इसकी लोकेशन भी ध्यान रहनी चाहिए कि हमारे ये ईस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है, तमिलनाडु से ऊपर हमारा आंध्र प्रदेश है। इस टाइप से अपने आप को बिल्कुल अप टू डेट रख के और रिवाइज करते रहना है। जो इसके साथ में थे हमारे फोक डांस, तो फोक डांस में जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो हमारा यक्ष ज्ञान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है यक्ष ज्ञान। और यक्ष ज्ञान के अलावा है दोस्तों एक तो हो गया हमारा क्या यक्ष ज्ञान, एक हो गया हमारा यक्ष ज्ञान, और एक हमारा क्या है, एक है हमारा लवानी। क्या है दोस्तों? लवानी। लवानी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। लवानी महाराष्ट्र का, यक्ष ज्ञान है दोस्तों कर्नाटक का। तो ये आ गया महाराष्ट्र का लिए लवानी और यक्ष ज्ञान कर्नाटक का। इसके अलावा एक और है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, पूछ भी लेते, रूफ करके है दोस्तों। रूफ जो फोक डांस है ये है ना, ये है हमारा जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर से फिर आपको वही दिमाग में आना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अभी हमारी यूनियन टेरिटरी बन गई। कितनी बन गई? पहले 9 बन गई थी, फिर दमन दीव दादरा नगर हवेली को मिला के उनको कर दिया, फिर 8 होगी। फिर इसमें एरिया वाइज में लद्दाख सबसे बड़ी होगी। फिर जम्मू एंड कश्मीर के जो अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। तो पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। वो अब क्या बन गए? वो हमारे कैग बन गए। और कैग कौन से आर्टिकल में है? 148 में। तो इस तरह लिंक करते हुए चलोगे ना तो आपको शॉर्ट ट्रिक की किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल अपने आप ना अप टू डेट रहोगे हर रोज की तरह। तो इसमें इन चीजों का ध्यान रखना है। ज्यादा शॉर्ट ट्रिक पे या ज्यादा मतलब उस पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है, अपनी मेहनत पे विश्वास करना है। तो जो मेहनत आप अपने हिसाब से करोगे ना उसका तो कोई मतलब कंपैरिजन किसी से कर ही नहीं सकते। उसके बाद में क्या है, एक हमारा ना टाइगर रिजर्व काफी न्यूज में था पीछे, और ये क्या था दोस्तों? पन्ना टाइगर रिजर्व। तो जो पन्ना टाइगर रिजर्व था ना दोस्तों ये हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों था, ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि है ना इसको ना यूनेस्को ने, किसने? यूनेस्को ने दोस्तों है ना अपने जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की जो कैटेगरी जो इनकी है ना मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल कर लिया है। तो जो इंडिया में जो एट प्रेजेंट जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना दोस्तों वो है टोटल 18 यानी 18, और 18 में से है ना 11 हैं वो हमारी यूनेस्को की लिस्ट में है दोस्तों। ये हमारी है ना यूनेस्को की लिस्ट में है 11, और 11वां ये है। उसकी खास बात क्या है? ये अभी तक जितने हैं ना सबसे छोटा यही है दोस्तों। सबसे छोटा कौन सा है? पन्ना टाइगर रिजर्व, या इसको है ना मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व भी बोलने लगे। और इसके अलावा जो हम देख रहे हैं तो हम बात होगी अब मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की, तो कुछ इंपोर्टेंट भी देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा तो वही काम है कि बिल्कुल इसको लिंक करके याद करेंगे। तो जो सबसे पहला जो हमारा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व था दोस्तों वो था हमारा नीलगिरी। तो इसमें नीलगिरी कहां दोस्तों? तमिलनाडु में। तो अब मैन एंड बायोस्फीयर की बात आई तो नेशनल पार्क भी आपके दिमाग में आना चाहिए एकदम से कि पहला नेशनल पार्क कौन सा था? जिम कॉर्बेट दोस्तों। जिम कॉर्बेट कहां पे है? उत्तराखंड में। तो उस तरह की बातें दिमाग में आ जानी चाहिए। पहला हमारा मैन बायोस्फीयर रिजर्व हो गया नीलगिरी में, स्मॉलेस्ट हो गया अपना पन्ना। जब स्मॉलेस्ट की बात आई तो लार्जेस्ट का भी पता होना चाहिए, तो वो कहां है? गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार भी दोस्तों है ना तमिलनाडु में ही है। गल्फ ऑफ मन्नार, ये मन्नार की खाड़ी वाला जो एरिया है ये भी दोस्तों हमारा तमिलनाडु में है। तो ये तो 3 तो हमारे वैसे ही हो गए। इसके अलावा जो 3-4 और इंपॉर्टेंट ज्यादा है जो जब हम पूछते हैं उसमें पहला क्या है? नंदा देवी। नंदा देवी पहाड़ों की देवी। नंदा देवी कहां पे? उत्तराखंड में दोस्तों। फिर एक कहां है? एक हमारा नोकरेक। नोकरेक कहां है? मेघालय में। ये नोकरेक है ना नॉर्थ ईस्ट में जो 2-3 हमारे, एक हम नेशनल पार्क भी बताता हूं और एक ही हमारा मैन बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, और इसमें है ना हमारा ये
ये हमारा ये नक्शा हो गया दोस्तों। तो इसमें जो मेघालय है ना, मेघालय ये वाला एरिया दोस्तों, जिसको यहाँ पे गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां भी हैं, जहाँ पे हमारा चेरापूंजी जो दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह है, वो चेरापूंजी भी यही है। इसमें क्या है, एक छोटा सा फैक्ट बता देता हूँ साथ में, जो गारो खासी जयंती ये 3 पहाड़ियां ये ऐसी लोकेशन में है, और जो बीच की जो पहाड़ी है दोस्तों खासी, इसमें पड़ता है हमारा चेरापूंजी। तो ये बिल्कुल याद रखना है। और ये मेघालय में ही ना, मेघालय में ही हमारा जो नोकरेक जो हमारा नेशनल पार्क है, नोकरेक जो, तो इसको ना मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी मेघालय में है। तो ये बिल्कुल याद रखना है। उसके बाद में क्या है, मानस जस्ट ऊपर इसके मेघालय के ऊपर है ना, यहाँ पे जो आसाम वाला एरिया जो पड़ता है, इसमें है मानस। और एक हमारा यहाँ पे नेशनल पार्क और भी है, काजीरंगा नेशनल पार्क भी है जो। तो ये याद रखना है, मानस हमारा कहाँ है दोस्तों, आसाम में। उसके अलावा जो हम बात करेंगे सुंदरवन, आप सब लोग जानते हैं सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है। सुंदरवन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वहां पे सुंदरी नाम के पेड़ है, इसलिए उसका नाम पड़ेगा दोस्तों सुंदरवन। और ये फिर कहाँ है, एक हमारा उड़ीसा में है, उड़ीसा वाला भी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में देखा भी है, सिंपलीपाल में है, तो उसको भी है ना मैन एंड बायोस्फीयर का रिजर्व का दर्जा दे रखा है। और फिर जो सबसे लास्ट वन जो इंपॉर्टेंट हमारा वो है कंचनजंगा। और कंचनजंगा हम जानते भी हैं अपनी इंडिया की हाईएस्ट चोटी भी है। यदि हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले एरिया को थोड़ा छोड़ देते हैं तो हमारी जो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो हमारी कंचनजंगा। और कंचनजंगा दोस्तों कहाँ, हमारी सिक्किम में। तो ये थे हमारे कुछ मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व इंपॉर्टेंट थे। इनको सबको लोकेशन वाइज वही हमने मैप कर रखा है, तो आपको उस चीज में कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा शायद, और कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। तो उसी हिसाब से है ना स्टेट ये लोकेशन देखते जाना है कि कौन से स्टेट में है और स्टेट कहाँ कहाँ पे है। उसके बाद में दोस्तों जो हर महीने की तरह हर महीने में एक ना एक एक्सरसाइज न्यूज में रहती है। तो जो इस बार जो नवंबर के महीने में जो न्यूज में थी ना दोस्तों, वो थी हमारी मालाबार एक्सरसाइज। क्या थी दोस्तों, मालाबार एक्सरसाइज। और मालाबार जो एक्सरसाइज थी ना दोस्तों, ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये कर रहा है क्वाड। और क्वाड में ना हमने पीछे भी डिस्कस किया था, इसमें 4 कंट्री है। 4 कंट्री कौन सी है दोस्तों, एक हमारी इंडिया और एक है यूएस और एक है जापान, एक जो इस बार जो ऐड हुई है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले हमारे इंडिया और यूएस होते थे, फिर जापान ऐड हुआ और फिर अभी ऑस्ट्रेलिया ऐड हो गया। तो इन लोगों का जो प्लान है ना वो चाइना को काउंटर करने का प्लान है। तो वो खैर ऑफिशियली नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन इन लोगों ने मतलब हम जो एक जो ग्रुप बनाया है, ये ग्रुप जो क्वाड कर रहे हैं, जो क्वाड करके, और ये हमारी एक्सरसाइज है मालाबार। तो अब हमने 4 देशों का जिक्र किया, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इंपॉर्टेंट क्या है, जापान की करेंसी क्या है दोस्तों, जापान की करेंसी है येन। और यहाँ की राजधानी क्या है, टोक्यो। तो जो टोक्यो करेंसी इंपॉर्टेंट है, टोक्यो भी इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि जो 2020 में जो ओलंपिक होने थे ना दोस्तों, वो अब 2021 में होंगे और वो जापान की कैपिटल टोक्यो में होंगे। तो इसलिए ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समर ओलंपिक 2021। अब इसके अलावा एक मैं आपको बहुत अच्छा डाउट क्लियर कर देता हूँ चाइना से रिलेटेड। क्या है चाइना से रिलेटेड, जो चाइना की कैपिटल है ना सब जानते हैं, लेकिन इसकी करेंसी है ना, करेंसी आप लोग को पता है युआन, बट ये युआन ऑप्शन में नहीं मिलेगी दोस्तों। क्यों, एक बार यूपीएससी ने ऐसा किया है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में भी आया था कि इसमें से कौन सी चाइना की करेंसी है, तो बहुत सारे बच्चे देखते रहे कि युआन कहाँ है, लेकिन युआन ऑप्शन में नहीं था दोस्तों। तो इसकी जगह क्या देता है ऑप्शन में, रेनमिनबी। क्या देता है दोस्तों, रेनमिनबी। तो ये भी है ना चाइनीज करेंसी का दूसरा नाम है रेनमिनबी। इसी तरह है ना दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज, तो ये भी हम क्या करते हैं ऑप्शन देखेंगे चाइनीज। तो चाइनीज वहां पे मिलता ही नहीं है, तो वहां पे ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, वहां पे ऑप्शन में मिलेगा दोस्तों मैंडेरिन। तो जो मैंडेरिन है ना इसका एक दूसरा नाम है चाइनीज लैंग्वेज का, तो ये ऑप्शन में मिलेगा। तो इस तरह के डाउटों से भी या इस तरह के जो कंफ्यूजन है ना उनको भी क्लियर करते रहना साथ साथ में। क्यों, और इसका सबसे आसान तरीका क्या है इस तरह के डाउट क्लियर करने का, जो प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, चाहे वो आपका किसी चीज की भी, स्टेट पीसीएस की, यूपीएससी की, चाहे आप अपनी दिल्ली पुलिस की या एनटीपीसी या एसएससी किसी भी तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर है ना एटलीस्ट 5 साल के तो ना आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए विद ऑप्शन कि हाँ ये ऑप्शन है तो ये क्यों है, जो 3 ऑप्शन बच गए ये क्यों नहीं है।
तो इस टाइप से भी आप स्टडी करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपको, मेरे को नहीं लगता कि कोई शॉर्ट ट्रिक की या किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। क्यों कि आपकी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जाएगी, और वो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी तभी होगी तब आप उस चीज को लेके रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज करोगे। तो उसके अलावा जो हम जो करेंगे अभी, जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा दोस्तों, वो होगा हमारा जो है ना 1006 यानी 1006 लगाने वाला। इस तरह के क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है, डाल देते हैं कई बार एग्जाम में कि 1000 छक्के लगाने वाला एकमात्र जो बैट्समैन बना है दोस्तों, वो वेस्ट इंडीज की क्रिस गेल बन गई दोस्तों। तो ये जो वेस्ट इंडीज का क्रिस गेल है, ये 1000 छक्के लगाने वाला पहला बैट्समैन बना है। तो इसी से रिलेटेड यदि क्रिकेट की बात हो रही है, तो नवंबर में आप सब लोगों को पता है कि आईपीएल काफी न्यूज में था, तो आईपीएल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जो आईपीएल था ना, ये 13वां आईपीएल था, और आईपीएल इस बार नाम क्या था इसका, ड्रीम 11 आईपीएल 2020। तो ये 2020 का ना याद रखना दोस्तों, पता भी होगा। मुंबई इंडियंस जीता है 5th टाइम, 5वीं बार मुंबई इंडियंस जीता है आईपीएल 2020, और ये टोटल था 13वां। इसी में यदि हम बेस्ट बैट्समैन की और बेस्ट बॉलर की बात करें, तो वो हमारे केएल राहुल, जिनको ऑरेंज कैप मिली थी सबसे ज्यादा रन बनाने की, और जो पर्पल कैप मिली थी वो थे हमारे के रबाडा, जो बॉलर थे जिन्हें सबसे ज्यादा विकेट ली थी। अब बात हो रही है खेल की, तो एक टॉपिक और हम एक्स्ट्रा डिस्कस कर लेते हैं, ये भी काफी न्यूज में था। ये था हमारा फीफा, और फीफा की रैंकिंग आई थी, और रैंकिंग में है ना इंडिया की जो रैंक है ना दोस्तों, काफी सही अच्छी नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ना कई बार पूछ लेते हैं। तो ये है 104 तो नंबर 1 पे कौन है दोस्तों, बेल्जियम। जब बात हो रही है फीफा वर्ल्ड कप की, जो फीफा की, तो हम डिस्कस कर लेते हैं 2022 का जो वर्ल्ड कप है दोस्तों, वो कहाँ होगा, वो होगा अपने कतर में। ठीक है दोस्तों, कतर में। और जो 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा ना, वो 3 देशों को मेजबानी मिली है, और वो किस किस को, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा को। तो ये बात है ना, जो ट्रॉफी वगैरह कप वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड ये पूछ लेते हैं कि कौन सा कहाँ होएगा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फीफा के से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं। एक और फैक्चुअल है दोस्तों, जो अभी लेटेस्ट नवंबर में थी, कि इंडिया की पहली सी प्लेन सर्विस स्टार्ट होगी दोस्तों। इसमें क्या होगा, जो प्लेन होगी वो पानी में लैंड करेगी, पानी से टेक ऑफ करेगी, और वो कहाँ स्टार्ट हुई है, वो दोस्तों गुजरात में स्टार्ट हुई है। और वो ना साबरमती अहमदाबाद से लेके स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो हमारे फॉर्मर जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी एक बहुत बड़ी एक स्टेच्यू है, मूर्ति है। तो वहां ना, वो कौन से उसमें है, केवाड़िया जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे गुजरात में। तो वहां से लेके वहां तक अपनी जो ये सी प्लेन सर्विस स्टार्ट हुई है। तो ये न्यूज में था ये, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि कहीं एग्जाम में ना जाए। एक पॉइंट हमने यहाँ पे ना इंडियन क्रिकेट टीम से रिलेटेड भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि इनको ना एक नया स्पॉन्सर मिला है, उनकी जर्सी और खिलाड़ियों की किट से रिलेटेड। तो जर्सी और किट का जो स्पॉन्सर मिला है दोस्तों, अब उनको मिला है एमपीएल, यानी मोबाइल प्रीमियर लीग। जो पहले होता था ना, वो होता था नाइकी। तो जो नाइकी जो पहले उनके आप देखते होंगे टी शर्ट वगैरह किट वगैरह पे नाइकी का मार्क होता था, लेकिन अब उनके उस पर मिलेगा एमपीएल का। तो ये भी इस तरह के क्वेश्चन डाल देते हैं कई बार एग्जाम में। फिर है ना, एक जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, तो आपस में एक दूसरे का सम्मान चलता रहता है। तो अभी है ना, एक ऑनररी जनरल ऑफ आर्मी ऑफ नेपाल दोस्तों, एक ऑनररी जनरल ऑफ आर्मी ऑफ नेपाल का ना एक सम्मान दिया है। और वो किसको दिया है, वो दिया दोस्तों हमारे जो आर्मी के जो जनरल है ना, आर्मी के जनरल कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे। तो उनको दिया है हमारा नेपाल में जो ऑनर दिया गया है। तो अब इससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। जब बात होगी आर्मी की, तो आर्मी डे अपने को याद होना चाहिए दोस्तों। तो आर्मी डे कब है, 15 जनवरी को। 15 जनवरी को आर्मी डे। जब आर्मी की बात होगी तो हमारे को एयरफोर्स नेवी की भी बात कर लेते हैं। तो जो एयरफोर्स डे है दोस्तों, वो हमारा 8 अक्टूबर को। और हमारा जो नेवी डे है दोस्तों, अभी कल परसों ही था, 4 दिसंबर को। तो ये चीजें बिल्कुल आपको साथ में लिंक करके चलना है, और याद भी इसी तरह होंगी। और इनके अलावा इनका कोई शॉर्ट ट्रिक या कोई शॉर्ट मेथड नहीं होता है। 15 जनवरी को आर्मी डे, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे, और 4 दिसंबर को नेवी डे दोस्तों। उसके बाद में हमने कुछ पहले भी डिस्कस की हैं, और फिर दोबारा एक दो बार और डिस्कस कर लेते हैं, जो हर महीने में न्यूज में रहती है, बुक्स। तो जो बुक्स इस बार की है ना, ये भी काफी न्यूज में रही है। क्यों रही है वो भी हम बताएंगे, क्योंकि एक बुक है आई एम नो मसीहा। क्या दोस्तों, आई एम नो मसीहा।
आई एम नो मसीहा, भाई मैं मसीहा नहीं हूं। तो आप लोगों को देख के पता लग रहा है कि भी किसी ने अच्छा काम किया होगा तो वही लिख सकता है ये बुक। और ये बुक है ना, ये है सोनू सूद और मीना अय्यर की। क्यों? सोनू सूद ने, आप सब लोगों को पता है, कोरोना का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन में इन्होंने बहुत लोगों की मतलब कि लोगों की जान बचाई है, बहुत हेल्प की है, लोगों को दाएं बाएं भेजने का काम किया है। तो सोनू सूद और मीना अय्यर की ये बुक है और आई एम नो मसीहा। और सोनू सूद को एक हमने पीछे करंट अफेयर में एक डिस्कस भी किया था, इनको एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला दोस्तों। तो वो आप लोग है ना, यदि याद है तो कमेंट में ना बगैर देखे और बगैर उसको पिछली वीडियो देखे है ना, आप उसको कमेंट में बताना दोस्तों कि इनको सोनू सूद को कौन सा इंटरनेशनल अवार्ड मिला था। एक जो बुक है वो बुक है दोस्तों यूर बेस्ट डे इज टूडे। क्या दोस्तों? कि यूर बेस्ट डे इज टूडे। तो ये वैसे बुक भी है और बुक भी आई है और वैसे कहावत भी बहुत अच्छी है और हम लोगों को फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि हम हर रोज यही सोच के मेहनत करनी चाहिए कि हमारा जो बेस्ट डे है ना वो आज का ही है, तो आज हम अपना बेस्ट देंगे। हर रोज यदि बेस्ट देने से लग जाओगे ना दोस्तों तो एंड रिजल्ट हमारा ऑटोमेटिकली बेस्ट हो जाएगा। तो ये जो बुक है ना, यूर बेस्ट डे इज टूडे, तो ये हमारे एक्टर हैं जो अनुपम खेर, तो ये अनुपम खेर की बुक है दोस्तों, यूर बेस्ट डे इज टूडे। इसके अलावा अब हमारे पास आज ये जो करंट अफेयर है ये हमारी यही कंप्लीट होती है। बट कई दोस्तों के कमेंट आए हैं कि सर है ना आरआरबी एनटीपीसी से रिगार्डिंग है ना आप कोई एक वीडियो स्पेशल लेके आओ जिसमें सिलेबस का, जिसमें हमारे को कैसे सेक्शन वाइज प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी आरआरबी से ही सिलेक्टेड हूँ दोस्तों। तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा और इसमें है ना हम एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम प्योरली आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड कि कैसे उसको सेक्शन के, चाहे वो मैथ है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो अपनी जनरल अवेयरनेस, जीके, करंट अफेयर का पार्ट जो भी है, तो इसको है ना हम एक सेपरेट वीडियो में छोटी सी वीडियो लेके आएंगे जो काफी हेल्पफुल होने वाली है। और आशा करता हूं कि बहुत जल्दी लेके आऊंगा मैं, ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम खराब ना हो। तो ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय।